जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जानों को पालने वाले और तमाम दुरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुहस्सिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, उसके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और साथ में कपल को डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को समझने से पहले हम इसके डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें क्लॉक की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करना होगी। क्लॉक आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करती है, ये वॉल क्लॉक इस साइड पे मूव करती है। अब अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में काम करेगी, इसके अकॉर्डिंग मूव करेगी, हम उसकी मोशन को क्या कह देंगे, क्लॉकवाइज मोशन या क्लॉकवाइज मूवमेंट कह देंगे। और इसी तरह अगर कोई इसके अगेंस्ट चलेगी तो हम उसको क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब कहता है कि जब हम फोर्स लगाएं और टॉर्क पैदा हो, फोर्स लगाएं और टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस टॉर्क को हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहता है द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस व्हेन बॉडी रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब बॉडी रोटेट करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूस व्हेन बॉडी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर टॉर्क पैदा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। अगर टॉर्क पैदा हो, प्रोड्यूस हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसी से आगे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मूवमेंट को। प्रिंसिपल मूवमेंट क्या होता है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मूवमेंट। मींस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब दोनों आपस में इक्वेट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, रोटेशन नहीं होती, देखना दोनों बराबर हो जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर हैं, रोटेशन नहीं होगी, उस लम्हे को, उस मोमेंट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहेंगे। बड़ी स्टेटमेंट इसकी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक स्केल है, लेट्स सपोज, तो अब मैं इसको यहाँ पे अपने फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अब ये बैलेंस हो गया। अगर ये इस साइड पे मूव करेगा, ये इस साइड पे मूव करेगा, ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जब सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये सेंटर में रुक जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेट हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब इसको हम असूल को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या लॉ ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये मेरे पास एक स्केल है, नीचे प्रिज्म है। अब वहां पे जो मैंने अभी करके दिखाया तो वो बिल्कुल सेंटर में रखा है, जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो गए। बात कर दोनों तरफ से हम वेट को हैंग कर देते हैं, एक बड़ा वेट लिया है, एक छोटा वेट लिया है। अब इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको प्रिज्म को रखा है। अब क्यों रखे, क्योंकि इधर वेट ज्यादा है तो सेंटर चेंज हो जाएगा, वेट ज्यादा है तो सेंटर चेंज हो जाएगा। हमने वो पॉइंट तलाश करना है जहां पे दोनों क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप गौर करें, जब ये इधर मूव करेगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, जब ये इस साइड पे नीचे मोशन करेगा तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह जब ये इधर मूव करेगा तो इसकी मोशन इधर होगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। जब ये इधर मूव करेगा तो इसकी मोशन इधर से क्लॉकवाइज होगी। इसलिए हम कहते हैं सम ऑफ, अब इधर भी एंटी क्लॉक है, इधर भी एंटी क्लॉक, ये भी क्लॉक है, ये भी क्लॉक, तो हम कहते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल सीसा, जिस तरह वो बच्चे उसके ऊपर खेलते हैं या झूले देते हैं तो वो दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं। अब अगर वही चीज बैलेंस हो जाए तो आपके पास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास।
अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है जिस पॉइंट से हम पकड़ के किसी बॉडी को मूव कराते हैं और वो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर जाती है। लेट्स सपोज ये मार्कर है, अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के मूव कराता हूँ तो ये रोटेट कर रही है, मैं पकड़ के मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मूव करने की बजाय रोटेट कर जाती है। मैं यहाँ से नीचे से पकड़ता हूँ तो ये मूव करने की बजाय पीछे की तरफ रोटेट कर जाती है। अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं पकड़ के इसको मूव कराता हूँ विदाउट रोटेशन, ये आगे मूव करती है। नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट, अ पॉइंट वेयर अ अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation. Without rotation is called center of mass। मैंने ये दो डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के मूव कराता हूँ तो ये रोटेट नहीं करता, विदाउट रोटेशन मूव कर जाता है। और अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये टर्न करने लगता है, रोटेशन करने लगता है। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास अब क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा कि विदाउट रोटेशन, जिस पॉइंट से अ पॉइंट वेयर अप्लाइड अ फोर्स एंड बॉडी मूव विदाउट रोटेशन, जहां पर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर जाए, वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास था। अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया पॉइंट where a force is applied and body move without rotation, that point is called center of mass। वो पॉइंट आपके पास सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी पर जिस पॉइंट पर होल वेट एक्ट करता है, पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। लेट्स सपोज मेरे पास ये बुक है, अब इसको ये फिंगर के ऊपर मैं इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये रुक गई है। अब पूरी की पूरी बुक का जो वेट है वो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट जहां पे मैंने पकड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करता है, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको CG से ज़ाहिर किया जाता है, C.G स्मॉल से फिर डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो उसके डायगोनल्स ड्रा करें। लेट्स सपोज तो वो पॉइंट जहां पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पर आप दे सकते हैं। आगे हमारे पास है कपल। कपल हमारे पास समझने से पहले उसके एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, लाइक पैरेलल फोर्सेज एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। अब लाइक पैरेलल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो पैरेलल हों, एक दूसरे के पैरेलल हों और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेज। इस तरह हमारे पास दूसरी फोर्सेज होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अब ये सेम डायरेक्शन, अगर एक दोनों पैरेलल हों लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, हों पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं। तो यहाँ पे कपल में क्या कहते हैं? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line, कि वो आपके पास मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, मिकदार फोर्स की बराबर हो, इक्वल हो, लेकिन नॉट अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे एक्ट ना करें। इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है, टू डिफरेंट फोर्सेज यू कैन से। इसके एग्जांपल हमने ली है स्टीयरिंग व्हील। जैसे आप स्टीयरिंग गाड़ी चलाते हैं तो उस पर इधर से पकड़ा होता है, इधर जब आप रोटेट करते हैं तो दोनों इक्वली रोटेट करते हैं, दोनों हाथों से इक्वल फोर्स लगाते हैं। लेकिन जैसे फोर्स लगती है और स्टीयरिंग व्हील रोटेट करता है तो आप देखते हैं कि इसकी फोर्स इधर अगर जाती है और तो फिर इस लेफ्ट हैंड की नीचे की तरफ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी तरह हमने डबल आर्म स्पैनर, आपने कभी देखा हो कि गाड़ी के टायर खोलने के लिए जो वो
स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरह नट खोलते हैं, डबल आर्म स्पैनर जिसके 2 आर्म्स बने होते हैं, तो वो इस तरह खोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स इधर लग रही है, इधर कपल ऑफ फोर्सेज लग रही होती है, 2 फोर्सेज लग रहती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रही होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड कपल। इसका फार्मूला फोर्स लगती है और उसके दरमियान लेंथ भी होती है। देखना जितने लेंथ ज़्यादा होगी आप आसानी से उसको फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी लेंथ कम होगी उतनी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको टार्क के टॉपिक में ये डिस्कस किया था। तो अगर ये इसका फार्मूला F×L है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। ये मैंने इधर डायग्राम भी बनाई है कि फोर्सेस लग रही हैं, और ये दरमियान में क्या है, इसकी लेंथ है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। हम मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।